हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी सी सेट की सीरीज चल रही है। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो पेपर सेकंड होता है सी सेट का। तो उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसमें देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल और निर्णय क्षमता। इसमें से आपको 30 प्रश्न तो आराम से देखने को मिल जाते हैं, यानी कि दोनों टॉपिक मिला के 30 प्रश्न तो आपको देखने में। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अगर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन है आवृत्तिक कौशलों का, आक्रामक कौशलों का, परिशुद्धता कौशलों का या फिर अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो देखो, ये जो मैं प्रश्न बता रही हूँ इसके साथ साथ मैं आपको डिटेल में व्याख्या भी बताऊंगी, क्योंकि वो सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में से नहीं तो उन व्याख्या में से भी प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और जो मैं व्याख्या बताऊं वो भी आपको ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं तो वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल। तो अंतर्वैयक्तिक कौशलों का भंडार सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अंतर्वैयक्तिक कौशल को एक ऐसी तकनीक अथवा युक्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा किसी संप्रत्यय, विचार या नियम को अच्छी तरह बोधगम्य बनाने के लिए परस्पर संबंधित क्रमबद्ध और सार्थक कथनों की भली भांति सहायता ली जा सके। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण का। तो कथन दिया है हमें, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कारण इसमें दिया है, चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें कथन और कारण दिए हैं। तो इसमें देखो सही क्या होगा। तो देखो, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह भूस्थायी उपग्रह नहीं है और चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो सही दिया गया है ये कथन भी सही है और जो इसका कारण बताया गया है वो भी सही है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है। 80 से 90%, 60 से 70%, 100% या फिर 40 से 50%। तो व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितना होता है, 80 to 90% भाग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विवाद सदैव समाहित करता है। तो किसको करता है, कंट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व्स। तो प्रतिशोध, क्रोध, जुनून या फिर मतभेद। तो विवाद सदैव समाहित करता है, किसको करेगा, ये करेगा मतभेद को। विवाद सदैव मतभेद को समाहित करता है। वाद विवाद या बहस किसी विषय पर चर्चा की औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं, है ना, और दूसरे के कथनों का खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। जब कोई औपचारिक वाद विवाद प्रतियोगिता की जाती है तब आपसी मतभेदों पर चर्चा करने और उन्हें ठीक करने के लिए नियम भी बनाए गए हुए होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है। इनमें से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है। तो पूर्व निर्णय, द्विक दृष्टिकोण, संदेश अतिभार या फिर संदेश जटिलता। तो फिफ्थ का बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी, द्विक दृष्टिकोण, यानी कि माइंडफुल लिसनिंग।
तो माइंडफुल लिसनिंग में पूर्व निर्णय, संदेश अतिभार और संदेश जटिलता बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि जो द्विक दृष्टिकोण है यानी कि डुअल पर्सपेक्टिव है वह सचेतन श्रवण में सहायक होता है। सचेतन श्रवण बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण में उद्देश्यपूर्ण ध्यान देने का अभ्यास है। यह किसी के वर्तमान के बारे में जागरूक होने और चिंताओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। साथ ही किसी भी शारीरिक प्रतिक्रिया के साथ जो आपको बाहरी प्रभाव के लिए हो सकता है। अच्छा, जो सचेतन श्रवण है इसके कुछ निम्नलिखित लाभ है। तो सचेतन मन के क्या क्या लाभ हैं? तो पहला जो लाभ है ये है ध्यानपूर्वक सुनना और सहानुभूति को बढ़ाने में मदद करता है। आत्म जागरूकता का विकास होता है। रिश्तों को गहरा करने में मदद करता है। ध्यानपूर्वक सुनने से एकाग्रता का विकास होता है और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो क्या है, सुनने से इसमें एकाग्रता का भी विकास होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? रेखीय प्रतिरूप, अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप, समव्यवहार प्रतिरूप या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, समव्यवहार प्रतिरूप यानी कि ट्रांसैक्शनल मॉडल अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मक पर बल देता है। समव्यवहार प्रतिरूप या लेन देन प्रतिरूप एक मॉडल को संदर्भित करता है जिसमें दो दिशाओं में बातचीत को एक साथ माना जाता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर से समझें तो एक व्यक्ति से दूसरे और पीछे या एक उप प्रणाली से दूसरे और पीछे, यानी कि संचार के इस मॉडल में प्रेषक और रिसीवर की भूमिका अन्य मॉडलों से काफ़ी भिन्न होते हैं। प्रेषकों और रिसीवर के रूप में भाग लेने वालों को लेबल करने के लिए लेन देन या समव्यवहार मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक अद्भुत स्रोत है तो क्या है? संगठनात्मक मानक है, कमजोर संप्रेषण है, संरचनात्मक विन्यास है या फिर सामाजिक दबाव है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कमजोर संप्रेषण है ना। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष से क्या होता है? दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया करने वाले व्यक्तियों के बीच असंगति या फिर असहमति की अभिव्यक्ति को संदर्भित करता है। आमतौर पर संघर्ष दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक व्यक्त संघर्ष को शामिल करता है जो ये समझते हैं कि उनके पास असंगत लक्ष्य है। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे जो उद्धृत स्रोत है वह है कमजोर संप्रेषण। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता। दूसरा है एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो देखो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं, यानी कि एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता और एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है यानी कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो ऑप्शन है अधोगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण, इष्टतम संप्रेषण या फिर ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। तो देखो 9 का जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक संप्रेषण यानी कि लेटरल कम्युनिकेशन। तो समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है पार्श्विक संप्रेषण। पार्श्व संचार एक समुदाय, सहकर्मी समूहों, विभागों या किसी संगठन की इकाइयों के भीतर लोगों के बीच सूचनाओं, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करना है। ये समन्वय गतिविधियों के उद्देश्य के लिए एक दूसरे के समान पदानुक्रमित स्तर पर है के माध्यम एक समान उद्देश्य या लक्ष्य को पूरा करना है। इसमें है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? निस्यंदन कहलाता है, दृढ़ता परकता कहलाता है, विचलन कहलाता है या फिर अमूर्तता कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, निस्यंदन कहलाता है।
संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना निस्यंदन कहलाता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संचार प्रभावी होगा यदि वह कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए, उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए या फिर तत्काल प्राप्त किया जाए। तो संचार कब प्रभावी होगा? तो ये होगा तत्काल प्राप्त किया जाए। ठीक है, रिसीव्ड इमीडिएटली। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन प्रभावी होगा यदि यह तत्काल प्राप्त किया जाए। संचार को केवल तभी प्रभावी माना जाता है जब प्राप्तकर्ता संदेश को उसी रूप और संदर्भ में प्राप्त करता है जैसे कि प्रेषक द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है कहलाता है। तटस्थ संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण या फिर अधोगामी संप्रेषण। तो ये कहलाता है पार्श्विक संप्रेषण कहलाता है। वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्श्विक संप्रेषण कहलाता है। तो पार्श्व संचार एक समुदाय, सहकर्मी समूहों, विभागों या किसी संगठन की इकाइयों के भीतर लोगों के बीच सूचनाओं, विचारों या भावनाओं की आदान प्रदान साझा करना जो समन्वय गतिविधियों के उद्देश्य के लिए एक दूसरे के समान पदानुक्रमित स्तर पर है। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है? आवाज़ गुणवत्ता, मौखिक अंतःक्रिया, वाक् गति या फिर स्वरमान। तो कौन नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक अंतःक्रिया। ठीक है, क्या है इसमें आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, आवाज़ गुणवत्ता यानी कि वॉइस क्वालिटी, वाक् गति स्पीच रेट और स्वरमान यानी कि पिच, ये पराभाषा यानी कि पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित है, जबकि जो मौखिक अंतःक्रिया है ये पराभाषा में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है व्याख्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, सहसामयिक या फिर सहकालिक अंतःक्रियात्मक। तो 14 का जो सही आंसर है ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सहकालिक अंतःक्रियात्मक। तो पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया सहकालिक अंतःक्रिया कहलाता है। सहकालिक अंतःक्रिया प्रशासन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कई लाभ हैं, जैसे कि सूक्ष्म और विवेचनात्मक सोच में सुधार होती है और समस्या के समाधान करने का कौशल बढ़ता है। दूसरा है आभासीय भूमिका निभाने की प्रक्रिया में व्यक्ति का वास्तविक समस्या का सामना करने की क्षमता का विकास होता है। तीसरा है अंतःक्रिया के काम के प्रति एकाग्रता और समर्पण बढ़ता है। और चौथा है अंतःक्रिया सृजनात्मक और नवीन समाधान खोजने में समर्थ बनाती है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्राविधि कौन सी है? संप्रेषण है, अभिलेखन है, इष्टतम विश्राम है या फिर लयबद्ध मूल्यांकन है। तो क्या हो जाएगा 15 का जो राइट आंसर? ये है ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण। तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है अगर इनको आप 2-3 बार जब सुन लेते हैं ध्यान से, है ना, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जितना इसका रिवीजन करेंगे, है ना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार है जन संप्रेषण का, अनौपचारिक संप्रेषण का, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का या फिर समूह संप्रेषण का। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक प्रकार है।
ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है, ये है निर्णयन क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के प्रश्न आ जाते हैं, तो यहाँ से हम इनको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो दिया है ये है क्वेश्चन नंबर 17, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। द ऑप्टिमल वे फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज विशिष्टता एवं प्रक्रमण को संतुलित करना, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना, आत्मकेंद्रिता एवं अभिनतियों को संतुलित करना, या फिर अभिधारणा एवं अनुमति को संतुलित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। तो प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना है। समस्या समाधान क्या है? एक चुनौती को समझने और उसका प्रभावी समाधान खोजने की दिशा में काम करने की एक प्रक्रिया है ना। समस्या के प्रकार और जटिलता के आधार पर इसमें गणितीय संक्रियाओं को उपयोग शामिल हो सकता है और आपकी आलोचनात्मक सोचने की कौशल का परीक्षण कर सकता है। तो जो प्रभावी समस्या है उसके समाधान के निम्नलिखित चरण होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। जो प्रभावी समस्या है तो उसको हम किस तरह से शॉर्ट आउट करेंगे, हम किस तरह से इसको जानेंगे, है ना। तो देखो इसके कुछ चरण होते हैं। तो ये होता है पहला कि समस्या की पहचान करना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर समस्या क्या है ना। समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, उसके बाद समस्या का वर्णन करना, फिर मूल कारणों की तलाश करना, वैकल्पिक समाधान विकसित करना, फिर समाधान लागू करना और लास्ट में क्या है, परिणामों को मापना, है ना। तो इसमें सही है ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सही विकल्प का निर्धारण, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण, जोखिम भरे विकल्प का निर्धारण, या फिर प्रबलित विकल्प का निर्धारण। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण, है ना। निर्णय लेने का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण होना चाहिए। निर्णय लेने के लिए किसी समस्या के सभी सभाज्य विकल्पों को का उनके गुण और दोषों के साथ विश्लेषण अध्ययन आवश्यक है। विकल्पों में से निर्णयों का सही चयन करने की आवश्यक है। जैसे निर्णय लेने के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहले क्या है, संसाधनों का कुशल उपयोग होना चाहिए, उचित संचार होना चाहिए, है ना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन होना चाहिए, व्यापार वृद्धि होना चाहिए, नवाचार को बढ़ावा देना और लक्ष्यों की पहचान करना। तो देखो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसोसिएटेड विद अविसारी चिंतन से, समूह सोच से, सक्रिय श्रवण से, या फिर अपसारी चिंतन से। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन से, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से। तो सृजनात्मक समस्या समाधान अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। अपसारी चिंतन में जो प्रथम शब्द जो अपसारी दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है फैलना या अलग अलग करना। ठीक है, फैलना या अलग अलग करना। चिंतन का अर्थ क्या होता है? किसी विषय पर सोच विचार कर उस पर प्रतिक्रिया करना, है ना। तो इस प्रकार अपसारी चिंतन का अर्थ ये हुआ कि विचारों का एक केंद्र से प्रारंभ होकर उसके भिन्न भिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए सभी दिशाओं में विस्तृत होना। जबकि जो पहला वाला दिया है ये दिया है कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अविसारी चिंतन। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे चिंतन से है जो अविसारी चिंतन का आशय क्या है? एक ऐसे चिंतन से है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं, इसे ही अविसारी चिंतन कहते हैं। जैसे ईश्वर को प्राप्ति के लिए वैसे तो बहुत से साधन हमारे मन में आते हैं, परंतु भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। यहाँ क्या है? ये अविसारी चिंतन का परिचायक है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है मानसिक चित्त प्रकृति में, मानसिक पृष्ठभूमि में, बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में, या फिर आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। तो किस में किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। ठीक है,
आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। तो इसमें जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। ठीक है, तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है। मैं ऑप्शन दिए हैं सामाजिक संभाव्यता, समायोजित संभाव्यता, आत्मनिष्ठ संभाव्यता या फिर अप्रकार्यात्मक संभाव्यता। तो किसको कहा जाता है? तो 21 का जो सही आंसर है, जो राइट आंसर है, ये है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिष्ठ संभाव्यता। निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर आत्मनिष्ठ संभाव्यता, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज कहा जाता है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। तो समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग किसको दर्शाता है? तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था, प्रतिबद्धता की वृद्धि का महत्व समझाना या फिर तकनीकों की अनिश्चितता। तो 22 का जो राइट है यह है ऑप्शन नंबर ए, समस्या समाधान में सहायता का उपयोग तकनीकों का समस्या समाधान में सहायता का उपयोग तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, समस्या पर निद्रा एक प्रकार है। स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम इज अ फॉर्म ऑफ अमूर्तता का, संवेगात्मकता का, संवेगात्मक अस्थिरता का, उद्भवन का या फिर निष्क्रियता का। तो समस्या पर निद्रा ये क्या है? एक प्रकार है। किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, उद्भवन का। ठीक है, समस्या पर निद्रा यानी कि स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम उद्भवन का एक प्रकार है, किसी समस्या के प्रति समर्पित या चौकस गतिविधियों में विराम अंततः समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, मानसिक विन्यास, अंतरण प्रभाव या फिर पुष्टिकरण पक्षपात। तो क्या कहा जाता है? यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मानसिक विन्यास यानी कि मेंटल सेट, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पुराने अनुभव के आधार पर अगर करने का प्रयत्न करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मानसिक विन्यास यानी कि मेंटल सेट कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? सादृश्यता है, प्रयत्न एवं त्रुटि है, साधन साध्य विश्लेषण है या फिर परिकल्पना परीक्षण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, साधन साध्य विश्लेषण। ठीक है, साधन साध्य विश्लेषण है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो साधन साध्य विश्लेषण एक समस्या समाधान रणनीति है जो नेवेल और साइमन 1972 के समस्या समाधान पर काम करने से उत्पन्न हुई। साधन साध्य विश्लेषण में प्रारंभिक समस्या राज्य और लक्ष्य राज्य के बीच खड़ी बाधाओं पर विचार करके कोई समस्या हल करता है। इन बाधाओं का उन्मूलन प्राप्त किए जाने वाले उपलक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। मानसिक स्थिरता के माध्यम से, अनुक्रिया स्थिरता के माध्यम से, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से या फिर सक्रिय परिदृश्य के माध्यम से। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। तो समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक क्या है? समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से भ्रमण है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? कलन विधि, प्रयास एवं त्रुटि, स्वतः शोध या फिर एनाग्राम्स।
तो क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर? ये है ऑप्शन नंबर डी, एनाग्राम्स। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एनाग्राम्स। तो किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन के तरीकों में कलन विधि, प्रयास एवं त्रुटि और स्वतः शोध ये शामिल होता है, जबकि किसी समस्या के समाधान के तरीकों में जो एनाग्राम्स है यह सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि एक एनाग्राम्स किसी शब्द या वाक्यांश की अन्य शब्द या वाक्य की उलटफेर द्वारा गठित किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानवीय तार्किकता सीमित है, कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा इसमें सही दिया गया है और कौन सा नहीं। ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा जो राइट आंसर है? तो ये है ऑप्शन जो इसमें जो सही दिया गया है ये है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 1 और 2 दोनों ही सही आंसर दिए गए हैं। तो प्रश्नगत दोनों कथन निर्णय लेने के संदर्भ में सत्य हैं, अर्थात मानवीय तार्किकता सीमित है तथा कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है ना। तो इसमें जो दोनों जो वाक्य दिए हैं, जो दोनों कथन दिए हैं ये बिल्कुल ही राइट आंसर है ना। जो दोनों कथन दिए हैं ये बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और अगर आप वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बार बार रिवीजन करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और हमने देखा कि दोनों टॉपिक मिला के इसमें 28 क्वेश्चन आए हैं, है ना। 28 क्वेश्चन इसमें बने हैं। वही मैंने कहा था कम से कम 30 तक तो आपको इन दोनों में से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता और सामान्य मानसिक योग्यता। ये 2 टॉपिक हम लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हिंदी और इंग्लिश के अलग से प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।